आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस विज्ञान का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं 1.4। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। हम जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस अवस्था जैसे कि बर्फ, द्रव अवस्था जैसे कि जल, एवं तीसरी जो अवस्था है गैसीय अवस्था जैसे जलवाष्प यानी कि भाप जिसे हम जानते हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। 1.4.1 तापमान परिवर्तन का प्रभाव, क्रियाकलाप 1.12। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे, पदार्थ की अवस्था, तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। क्रियाकलाप, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। तो हम सबसे पहले जो प्रयोगशाला होती है उसमें जिस प्रकार का एक थर्मामीटर यूज होता है, थर्मामीटर को हमें लेना है, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेना है और उसमें थर्मामीटर को इस तरीके से लटकाना कि थर्मामीटर का जो बल्ब रहेगा वो बर्फ को छू रहा हो, ताकि उसमें जितना टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर कम हो उससे तापमान बदलने पर थर्मामीटर में हम उसके पाठ्यांक को नोट कर सकें। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान को नोट कर लेना। जब हम बीकर को गर्म करेंगे तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और बीकर में जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी तब हम उस पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। जब बर्फ ठोस अवस्था में था उस समय की अवस्था और जब पूर्ण रूपेण द्रव अवस्था में बदला तब कितना पाठ्यांक रहा। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। तो जब द्रव अवस्था, जब लिक्विड अवस्था रहेगी उसमें से जब जल वाष्प अवस्था में आया, भाप बनकर जब उड़ने लगा, तब उस अवस्था में प्रेक्षण को नोट करना है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम कोई भी ठोस होता है तो उसको जब हम गर्म करेंगे या तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ जो ठोस अवस्था है वह द्रवित अवस्था में बदल जाती है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि जिस किसी तापमान पर ठोस बर्फ अगर पिघलकर द्रव अवस्था में बदल रही है तो वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक यानी कि जिसका गलनांक जितना ज्यादा होगा उसके कणों के बीच की जो आकर्षण बल होगा वह उतना ही अधिक होगा और जिसका गलनांक कम होगा उसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होगा। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। ठोस के गलने की प्रक्रिया होती है उसमें तापमान उसका समान रहता है, मतलब जैसा वो था ठंडा था तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन ऐसे में जो ऊष्मीय ऊर्जा जो हमने गर्म किया है उसको ऊष्मा ऊर्जा दी है वह कहाँ जाती है। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाई ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 डिग्री केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है
उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। मतलब जिस किसी तापमान पर कोई द्रव उबलने लग जाता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 डिग्री केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 + 100 यानी कि 373 डिग्री केल्विन होता है। क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसी तरह उसे परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 डिग्री केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी ठोस अवस्था को जब हम ऊष्मा देंगे तो वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव अवस्था को फिर से अगर ऊष्मा देंगे तो वह गैसीय अवस्था में आ जाएगा। गैसीय अवस्था को जब हम शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वह फिर से द्रव अवस्था में आ जाएगा और द्रव अवस्था को फिर से अगर शीतलता प्रदान की जाए तो फिर से ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो पदार्थ की जो अवस्था है बदलने की प्रक्रिया को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के ऊपर एक रुई का एक टुकड़ा रख दें जैसा चित्र 1.7 में बताया गया। ये रुई का टुकड़ा रखना है, उल्टा रखा हुआ कीप और इसके साथ ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, साथ ही साथ चीनी मिट्टी की प्याली यहाँ पर हमने रख दी है और ये बर्नर हमने चलाया है। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अब धीरे धीरे गर्म करना है और ध्यान से देखना है। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब द्रव अवस्था में बिना बदले ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना और गैस और वापस ठोस में, गैसीय अवस्था से फिर से ठोस अवस्था में बदलना, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने संपीड़ित करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा नियत होती हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरण रूपांतरण। वाष्पीकरण 1.5 वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर अगर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो इसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपने ध्यान दिया वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती रहती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ भी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। मतलब अधिक मात्रा में अगर वाष्पीकरण होगा या वातावरण में आर्द्रता बहुत अधिक होगी तो जो सूखने की जो प्रवृत्ति है या वाष्पीकरण की दर वो कम हो जाएगी।
वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। 1.5.2 वाष्पीकरण के दर के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित के होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पालिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लगभग लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतहों को शीतल बनाती है। क्या वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। यानी कि जितना हमारा शरीर उस ऊर्जा को अवशोषित करता है, उससे कई गुना ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा हमारे शरीर के बराबर रहती है और वह उसको अवशोषित कर लेती है। इसलिए सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यानी कि अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम घर में फ्रिज से बोतल निकालते हैं या ग्लास में पानी भरते हैं तो उस बोतल या ग्लास के आसपास उस ठंडे पानी के कारण जलवाष्प की कुछ बूंदें पड़ जाती हैं, और यही वो बूंदें हैं जो वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित है वही उस ठंडे जल से क्रिया करके बाहर जल की बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, पदार्थ के गुण और उसके क्या क्या प्रयोग हमने किए, इसके बारे में हमने पढ़ा और देखा और समझा। इस लेसन के लास्ट में आपके जो लेसन एंड हो रहा है वहां पर आपने क्या सीखा, ये कुछ पॉइंट बनाकर दिए गए हैं। इस लेसन का सार दिया है, आप घर पर इनको पढ़ें और समझें, टॉपिक को समझें। कहीं कुछ कंफ्यूजन वगैरह रहता है तो आप अपने ग्रुप में, जो भी आपकी क्लास का ग्रुप बनाया गया है, वहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज होती है, हमें समझ में नहीं आए। थैंक यू फ्रेंड्स।